Hello friends, today we will study uh, part 3 of बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर। दोस्तों आज हम भुगतान संतुलन चैप्टर का तीसरा भाग करने वाले हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बना चुका हूं, जिसमें मैंने इसकी कई बातों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, ख़ास तौर से क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है और दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उन सभी टॉपिक्स का हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक्चुअल में वो एक बैलेंस शीट की तरह होता है। जैसे अकाउंटेंसी में बनती है ना बैलेंस शीट, एक तरफ क्रेडिट बताते हैं, एक तरफ डेबिट बताते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें हम बैलेंस शीट की तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट में एंट्री करनी पड़ती है। क्रेडिट का मतलब होता है हमें जो चीज़ रिसीव हुई, अगर हमें फॉरेन कंट्रीज से रिसीव होता है पैसा, फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होती है विदेशों से, तो क्रेडिट में आएगा। और अगर हम पेमेंट करते हैं यानी आउटफ्लो करते हैं तो डेबिट साइड में आता है। और अगर हम प्राप्त करते हैं, इनफ्लो होता है हमारे देश के अंदर, तो क्रेडिट में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो बैलेंस शीट बनती है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनता है, उसमें क्रेडिट साइड में या इनफ्लो साइड में क्या क्या आएगा, यानी प्लस साइड में क्या क्या आएगा, और डेबिट साइड या आउटफ्लो साइड जिसे माइनस की साइड बोलते हैं उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रेडिट साइड की, यानी किस किस चीज़ों में मतलब सॉरी, क्या क्या करने पर जो है वो हमारे देश के अंदर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, यानी हमारे देश में जो फॉरेन करेंसी रिसीव होगी। नंबर पहला, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट्स करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे विदेशों को, तो हमें फॉरेन करेंसी रिसीव होगी, यानी हमारे यहाँ पे क्रेडिट होगा, प्राप्त होगी। दूसरा, ट्रांसफ़र इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी अगर हमें फॉरेन कंट्रीज से गिफ्ट एंड ग्रांट्स जैसे ट्रांसफ़र इनकम या यूनिलेटरल ट्रांसफ़र रिसीव होते हैं तो वो क्रेडिट में आता है, वो यानी हमारे देश में इनफ्लो हो रहा है, उसको प्लस में हो गया, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अगर विदेशी लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें हमारे देश में इनफ्लो होता है, यानी हमारे देश को वो पैसा रिसीव होता है। देन बोरोविंग फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम अब्रॉड से बोरोविंग करते हैं, उधार लेते हैं पैसा, तो भी हमारे यहाँ पे वो क्रेडिट साइड में आता है। यानी क्रेडिट साइड में वो चीज़ें आती है जिससे हमारे देश में पैसा रिसीव होता है, फॉरेन करेंसी रिसीव होती है हमको, यानी हमें रिसिप्ट प्राप्त होती है। अब आते हैं डेबिट साइड का उल्टा। डेबिट में आपको ये पढ़ना है कि हम खुद अब पेमेंट करेंगे विदेशों को, यानी हमारे यहाँ से पैसा आउटफ्लो होगा, माइनस होगा। कब होगा? नंबर 1, इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम विदेशों से इंपोर्ट करेंगे, सामान खरीदेंगे, आयात करेंगे, तो हमें उनको पैसा यानी फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी आउटफ्लो होगा। देन ट्रांसफ़र इनकम पेमेंट टू अब्रॉड, अगर हम विदेशों को गिफ्ट एंड ग्रांट्स पे करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो भी हमारे यहाँ पे डेबिट होगा, यानी आउटफ्लो होगा हमारे यहाँ से। इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, अगर हमारे देश के लोग विदेशों में, अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी डेबिट होगा, यानी हमारा जो फॉरेन करेंसी वो कहाँ चला जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, उसका विदेशों में चला जाएगा। फिर आता है लैंडिंग टू अब्रॉड, यानी अगर हम विदेशों को उधार देते हैं तो भी डेबिट होगा। डेबिट यानी मैं फिर से बताऊं, डेबिट साइड में वो चीज़ें आती है जिससे हमको पेमेंट करना पड़ता है, और क्रेडिट में क्या आती है, जिससे हमें रिसीव होता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी। आगे देखिए, अब आता है क्वेश्चन बनता है एक एग्ज़ाम में, खासतौर से 12th में आ चुका है, और दूसरे जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उसके इंटरव्यू वगैरह में आ चुके हैं। क्वेश्चन है, डज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस और इक्विलिब्रियम, यानी क्या भुगतान शेष या भुगतान संतुलन हमेशा संतुलन में रहता है, बैलेंस में रहता है? ये दोस्तों बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं इसको। इन द अकाउंटिंग सेंस BOP ऑलवेज बैलेंस्ड, यानी अगर अकाउंटिंग के सेंस से देखा जाए, लेखांकन के सेंस से देखा जाए, तो अकाउंटिंग के हिसाब से तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस्ड रहता है, यानी इक्विलिब्रियम में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये डबल, ये जो है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, यानी जो अकाउंटेंसी के अंदर जो बैलेंस शीट बनती है ना, वैसे ही डबल एंट्री होती है, यानी एक तरफ क्रेडिट साइड दिखाते हैं, एक तरफ डेबिट साइड दिखाते हैं। और बैलेंस शीट की एक खास बात होती है कि उसमें लास्ट में जाके हमको क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को इक्वल दिखाना पड़ता है, यानी ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग सेंस से हमेशा ये बैलेंस्ड होता है, ठीक है। यानी अगर अकाउंटिंग सेंस से देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड और इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज
ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के सिद्धांत पे बनाया जाता है, जिसमें क्रेडिट साइड और डेबिट साइड यानी हमें जो रिसीव हुआ और जो हमें पेमेंट किया उन साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ता है। तो उस हिसाब से अकाउंटिंग सेंस से तो ये हमेशा बैलेंस्ड रहता है। अब आगे देखिए, बट देयर मे बी डिसइक्विलिब्रियम, सरप्लस और डेफिसिट इन करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है उसमें सरप्लस रियल में देखा जाए तो जो करंट अकाउंट होता है, चालू खाता होता है, उसमें सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। सरप्लस का मतलब हमारी रिसिप्ट ज़्यादा होगी, डेफिसिट का मतलब हमारे पेमेंट ज़्यादा होंगे, तो दोनों कंडीशन आ सकती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए करंट अकाउंट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम है, यानी या तो सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए जो दूसरा अकाउंट होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, उसमें उतना ही अमाउंट जोड़ कर या घटा के उसको बराबर लाया जाता है। यानी मान लो अगर करंट अकाउंट में सरप्लस है तो कैपिटल अकाउंट में उतना ही डेफिसिट का एडजस्टमेंट होगा। अगर उसमें करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो उसमें उतना ही सरप्लस जोड़ा जाएगा। मतलब कुल मिला के कहने की बात यह है, अगर करंट अकाउंट में डिसइक्विलिब्रियम यानी सरप्लस या डेफिसिट हो जाए तो उसकी जो पूर्ति है, उसका जो एडजस्टमेंट है, वो कैपिटल अकाउंट में उतने ही अमाउंट का एडजस्टमेंट करके दोनों को इक्वल कराया जाता है। ठीक है, इसको इक्वल करने के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी के रिजर्व का यूज़ करते हैं आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, या फिर गोल्ड का एक्सचेंज करते हैं विदेशों के साथ। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब आता है आज का लास्ट टॉपिक, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ऑफिशियल रिजर्व्स क्या होते हैं। देखिए, रिजर्व्स ऑफ गोल्ड, फॉरेन करेंसीज एंड एफडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसमें क्या होगा, ड्राइंग राइट्स में क्या होगा विद आईएमएफ। ये तीन चीज़ें ऐसी होती है जिसका जो भंडार होता है उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व। यानी मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास तीन चीज़ों का रिज़र्व होता है, गोल्ड का रिज़र्व, फॉरेन करेंसी का रिज़र्व और एसडीआर का रिज़र्व होता है। इन तीनों को मिला के जो बनता है रिज़र्व, उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिज़र्व। ठीक है, ये कौन अपने पास मेंटेन रखता है, आरबीआई मेंटेन रखता है। आरबीआई की जिम्मेदारी होती है, आरबीआई को कस्टोडियन बोलते हैं इस रिज़र्व का। तो आरबीआई की जिम्मेदारी होती है कि इसको हमेशा अपने रिज़र्व में रखें इन चीज़ों को। अब होगा क्या, देखिए देखिए यहाँ पे, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन इंक्लूड चेंज इन कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स। यानी जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब ये होगा कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अपने सरप्लस या डेफिसिट को पूरा करने के लिए या इक्वल करने के लिए इस ऑफिशियल रिजर्व में या तो रिडक्शन करेगी या इसको इंक्रीज़ करेगी, यानी इनफ्लो करेगी या आउटफ्लो करेगी इनका, तो इस चीज़ को बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। यानी देखिए दोस्तों, अगर ऑफिशियल रिजर्व में रिडक्शन किया जाता है, कमी की जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्रेडिट साइड यानी इसका एंट्री होगी, जुड़ेगा ये, और इनफ्लो होगा हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी का। और अगर इंक्रीज़ होता है ऑफिशियल रिजर्व का तो डेबिट होगा यानी आउटफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप 2-3-4 बार स्लाइड को देखना, पढ़ना, समझने की कोशिश करना, तो क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ख़ास तौर से जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो इंटरव्यू देने वाले IAS RAS का या बैंक एग्ज़ाम का, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और क्लास 12th के लिए इसका जो यूज़ है वो है बेसिक नॉलेज के रूप में। इसके अलावा जो मैंने टॉपिक बताया वो 12th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसमें आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए। एंड थैंक यू सो मच, ट्राई टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।